आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। बात आज हम बिहार के बाद यूपी की सियासत की करने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल और राजनीतिक भविष्यवाणियों को दरकिनार कर मोदी नीतीश की जोड़ी ने 202 सीटें जीत ली। एनडीए की उम्मीद से ज्यादा जीत में महिलाओं के अभूतपूर्व समर्थन और वोटों को आधार माना गया। महिलाओं के एनडीए के लिए इस झुकाव की वजह चुनाव से पहले जीविका दीदी के खाते में भेजे गए 10-10 हजार रुपए बताए जा रहे हैं। योगी सरकार के मंत्री, बीजेपी के पदाधिकारी और राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं। इसके चलते मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र की सीएम माझी बहन लड़की, हरियाणा की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी के बाद यूपी में भी महिलाओं और बेटियों के वोट को साधने के लिए बीजेपी कोई गेम चेंजर योजना लागू करेगी। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में बीजेपी एनडीए की जीत हुई। इसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी और वैचारिक संगठनों के लिए यूपी विधानसभा चुनाव 2027 किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। यूं तो सीएम योगी लंबे वक्त से सीएम रहने और लंबे समय तक बीजेपी सरकार चलाने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा चुके हैं, लेकिन बिहार में जिस तरह के नतीजे आए, अब वैसी ही प्रचंड जीत को लेकर दबाव बढ़ गया है। यूपी में विधानसभा चुनाव का आगाज जनवरी 2027 के पहले सप्ताह तक हो जाएगा। ऐसे में योगी सरकार के पास महज 13-14 महीने का वक्त बचा है, लिहाजा सरकार और संगठन में भी मिशन 2027 को लेकर सोचना शुरू कर दिया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं बीजेपी के रणनीतिकार समझ गए हैं कि परिवार की एक महिला को साधने से वो 5 वोट प्रभावित करते हैं। खासतौर पर जिस परिवार की महिला को आर्थिक सहायता दी जाती है, उसके वोट तो संबंधित सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जाना लगभग तय माना जाता है। यूपी में करीब 7.25 करोड़ महिला वोटर्स हैं, तो क्या यूपी में इस बार खेल होने वाला है? क्या महिलाएं अब गेम चेंजर साबित होंगी बिहार के बाद यूपी में भी? सबसे पहले देखिए समाजवादी पार्टी इस गेम चेंजर प्लान पर क्या कह रही है, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। 9 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो 9 साल से उन्होंने जो है महिलाओं के लिए, बहन और बेटियों के लिए ऐसी योजना लेकर क्यों नहीं आए? जो बिहार में देने का काम किया भाजपा की सरकार ने, वो उत्तर प्रदेश में देने का काम क्यों नहीं किया? तो भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने का काम करेगी। जनता अब जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। तो प्रश्नकाल में आज का सवाल यही है, क्या महिला वोट बैंक अब गेम चेंजर साबित होने जा रहा है? सवाल यह भी है कि अखिलेश यादव की पीडीए कार्ड साबित होने जा रहा है महिला वोट बैंक? और बड़ा सवाल यह भी है कि 10-10 हजार रुपए डालने के बाद क्या बिहार में जो प्रचंड बहुमत मिला एनडीए को, उसमें महिला वोटर्स का हाथ था, साथ था? एक्सपर्ट तो यही कहते हैं। तो क्या अब यूपी में भी योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा ही कार्यक्रम, कोई गेम चेंजर प्लान लागू करने जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की बंपर जीत बिहार में मिली है, वो बहुत ज्यादा प्रेरणादायी है यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए। पीडीए की कार्ड जरूरी है, दलित की कार्ड जरूरी है, एमवाई की कार्ड जरूरी है, और ये कार्ड अगर बीजेपी निकाल पाती है तभी सत्ता का शासन, सत्ता का आसन और सत्ता का जो रास्ता है वो अख्तियार बीजेपी कर पाएगी। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है जो अगले 1 घंटे लगातार यूपी की सियासत और उसकी बारीकी पर चर्चा करने जा रहा है। स्वागत कीजिए, मेरे साथ शरद सरन जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है शरद साहब आपका। संजीत कुमार मेरे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ कुमार मेरे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है, और कुछ ही वक्त में चंद्रमोहन चौबे मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं कांग्रेस से करने जा रहा हूं। संजीत कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नकाल में। पहला सवाल आप ही के लिए है कि बिहार में जिस तरह से महिला वोट बैंक्स ने एक बहुत बड़ा एक तूफान ला दिया, प्रचंड बहुमत ला दिया, 15-17 सालों में इतनी प्रचंड तरीके से वहां पर वोटिंग नहीं हुई थी, तस्वीर बदल गई, सियासत बदल गई, एक्सपर्ट्स का जो नजरिया था वो भी बदल गया। क्या यूपी में होने वाला है? सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात, कोई भी योजना जो वेलफेयर से रिलेटेड हो और खासतौर से महिलाओं से रिलेटेड हो, मैं समझता हूं कोई भी पार्टी, कोई भी दल इन चीजों को वह गलत कह ही नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि क्या योजना जो वेलफेयर से रिलेटेड कोई भी ऐसी योजना है, क्या वो चुनावी फायदे, तो इसका मतलब कि हम देश के अंदर कोई भी योजना लेकर आते हैं या सोचते हैं तो उसके चुनावी घाटा और नुकसान या फायदे के बारे में हम पहले सोचते हैं, बाद में वो योजना लेकर के आते हैं। तो पहली बात तो मेरा इस बात से आपत्ति है कि हम किसी भी योजना को हम राजनीतिक चश्मे से ज्यादा देखना शुरू कर चुके हैं। जी।
आज इस देश के अंदर जहां देश तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था में ऐसा दावा किया जाता है कि तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर 10 किलो अनाज और जमीन पर वो व्यवस्था, जमीन पर वो विकास हमें नजर नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं हमें विरोधाभासी नजर आता है। तो मैं ये बात जो आपके सामने कहना चाहता हूं कि हम सभी योजनाओं को राजनीतिक, बिहार की स्थिति क्या है, अगर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो उसके ऊपर अलग बहस है। मैं समझता हूं जो बिहार में महिलाओं ने हर जगह, महिला तो समाज के पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन महिलाओं पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए जिस प्रकार चुनाव आयोग की नाक के नीचे, जिस प्रकार से चुनावी लोकतांत्रिक व्यवस्था को घटा बता करके और भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार लोग चुनाव आयोग ने एजेंट के रूप में काम किया, वो एक बहस का विषय है। आप उसे सफलता कह सकते हैं सरकार का, लेकिन यह एक बहस का विषय है। हमारा मापदंड कुछ और है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा मुद्दा जो महिलाओं के उत्थान और पुनरुत्थान के लिए हो, मैं समझता हूं कोई भी पार्टी, कोई भी दल इन चीजों को नहीं। संजीत कुमार जी, आप मेरे सवाल का कोर नहीं समझे। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। शरद जी मेरा सवाल बिल्कुल समझ गए। शरद जी, मैं कह रहा हूं कि बिहार में जो बम्पर जीत का श्रेय महिला वोट बैंक को दिया जा रहा है, और आप लोग लगातार सवाल खड़े करते रहे कि चुनाव आयोग ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। वोटिंग से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए गए, 500 करोड़ रुपए का टोटल खर्चा वहां पर बिहार सरकार ने किया। अब योगी आदित्यनाथ, हमारे पास पुख्ता खबर है कि योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार, उनका जो सिस्टम है, बिहार जैसा ही कोई प्रयोग, कोई एक्सपेरिमेंट यूपी में करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए कि यूपी में करीब 7 करोड़ 20 लाख महिला वोट बैंक है, और अगर 10,000 रुपए लाडली दीदी योजना जैसा बिहार में हुआ है, जीविका दीदी मॉडल, क्या अगर यूपी में अपनाया जाता है तो क्या आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा गेम चेंजर बीजेपी के लिए साबित होगा? और जो मुश्किल तेजस्वी बाबू को हुई, कांग्रेस को बिहार में हुई और पार्टियों को हुई, वो मुश्किल यूपी में भी आ सकती है। शरद जी, यू गॉट माय पॉइंट सर, राइट? आपको, आपके दर्शकों को और सभी साथी पैनलिस्ट को मेरा जय हिंद जी, प्रणाम। मैं क्षमा चाहता हूं, बहुत विनम्रता के साथ। मैं आपके काम में कोई दखल नहीं देना चाहता, लेकिन क्योंकि मुझे इस तरह की कोई सूचना नहीं है, हाँ। तो मैं चाहूंगा आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चौबे जी से पहले बुलवा लें, ताकि हम भी ये जानकारी पा सकें और अपनी प्रक्रिया दे सकें। जी नहीं, देखिए संजीत कुमार जी ने तो प्रतिक्रिया अपनी दे ही दी, तो मैं आप चाहता हूं कि आपका नजरिया क्या, बिहार में जो जीत मिली बीजेपी को, मैं जाऊंगा उनके पास, आपको क्या लगता है वो मॉडल अगर यूपी में अपनाया जाता है तो क्या होगा? मैं आपके सवाल से पूरी तरह सहमत हूं। मैं चाहूंगा चौबे जी एक बार इस चीज को कंफर्म कर दें और बता दें, ताकि हम अपनी प्रतिक्रिया दे सकें। चंद्रमोहन चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, थोड़ा 5 मिनट देरी से आप जुड़े हैं। चौबे जी, बिहार में जो बम्पर जीत आपको मिली, अप्रत्याशित जीत थी एनडीए के लिए, पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। 15-20 सालों का चुनावी इतिहास अगर बिहार का देखा जाए तो तमाम जो सैफोलॉजिस्ट थे, तमाम जो चुनाव गुरु थे, सबका जो अंदाजा, सबके कयास फेल हो गए। लेकिन उसके बाद आप जीत कर आए, फिर विपक्ष रोना रोने लगा एसआईआर का, वोट चोरी का। उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, वोटिंग से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले गए। तो इन तमाम नैरेटिव्स को लेकर आप लगातार, आपके प्रवक्ता इसका जवाब भी देते रहे, लेकिन बिहार में बम्पर जीत के साथ आप आए, सरकार बन गई, कैबिनेट ने मीटिंग भी कर ली, काम शुरू हो गया और विभागों को बंटवारा बिहार में हो गया। क्या यही मॉडल यूपी में भी बीजेपी अख्तियार कर सकती? क्योंकि इसमें कुछ बुराई नहीं है, महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात करती है बीजेपी, तो क्या ये फॉर्मूला यूपी में भी काम कर सकता है क्या? चंद्रमोहन चौबे जी। अमित जी, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, और जो लोकतांत्रिक सरकार होती है जी, वो जनता के लिए या जनता के हित में ही निर्णय उसको लेना चाहिए, जो भी उसकी योजनाएं हो, राइट, वो समाज कल्याण से संबंधित हो, उन लोगों का उत्थान हो, न कि किसी व्यक्ति का और ना किसी और भी जो लोग हैं या किसी पार्टी का। लेकिन अंतोगत्वा सरकार जो भी बनाता है, लोकतंत्र में जो भी जीत के आता है, उसको जनता के प्रति जवाबदेह ही होना होता है। उसी तरह अगर आप देखिए बिहार की बात अगर आप करेंगे, बिहार में जीतने के हमारे कारण ले दे के जनता को सिर्फ आप यही दिखा रहे हो, और खासकर हमारी मात्र
शक्ति का आप यही अपमान कर रहे हो कि उन्होंने 10,000 रुपए में भाजपा को वोट या एनडीए सरकार को दे दिया। कतई नहीं अमित जी। हाँ, ये बात सही है कि हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे अन्य प्रदेशों की हो, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या उनके सहयोगियों की सरकार है, वहां पर हमारे लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारे लिए जो है महिला, युवा, किसान, ये उन्होंने लगातार कहा है, गरीब, ये हमारे सरकार के जो भी निर्णय बनते हैं उनमें इनको महत्व दिया जाता है। महिला की कोई जात नहीं होती है, युवा की कोई जात नहीं होती है, किसान की कोई जात नहीं होती है और गरीब की कोई जात नहीं होती है। हमारी सरकार लगातार, जो अभी आपने कहा महिलाओं को लेकर, तो आप अगर योजनाएं हमारी देखो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे जो है आवास का हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे उत्तर प्रदेश में सुमंगला योजना हो या अन्य या मातृ अवकाश योजना हो, आप अगर देखेंगे तो सब में महिलाएं हमारे लिए प्रथम है। आवास मिलता है, महिलाओं पर मिलता है, यदि तो है तहत खाते है तो उनके उत्थान उनके खातों में आता है, उससे उनके लिए। उस तरह बिहार में जो आजीविका दीदी वाला है वो किसी महिला के लिए नहीं, अपना ग्रुप होता है। पहले उसकी जानकारी ये ले ले कि उन्हीं लोगों को मिला है, पूरी महिलाओं को नहीं मिला है। वो जो आजीविका दीदी हैं, जो आजीविका दीदी अपना काम कर रही है एक ग्रुप बनाकर, प्लीज प्ले मैप ग्राफिक्स ऑल्सो थर्ड ग्राफिक्स जो मैंने दिया रनडाउन में। चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। पीसीआर प्लीज रेक्टिफाई हिज वॉइस। आकाश प्लीज देखिए इसको। शरद जी, अब आपको मोटा मोटा आइडिया थोड़ा मिल गया होगा, तो मैं चाह रहा हूं कि आप इसका जवाब अब तो दे दें आप, क्योंकि उन्होंने डिट्टो तो कर दिया कि भाई महिलाओं का विकास, महिलाओं का उत्थान जरूरी है, फिर वो कोई भी प्रदेश, कोई भी देश, किसी भी तरह का चुनाव हो। अमित जी, मैं आपसे तीसरी बार क्षमा मांग के अब मैं अपनी पूरी बात भी कहूंगा, और क्षमा क्यों मांग रहा हूं वो बताने का प्रयास करूंगा। नहीं, आप क्षमा मत मांगिए, आप बात बताइए। शरद जी, बात बताइए। मैं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी इस पे बोले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी इस टॉपिक से साफ मुकर गए कि उत्तर प्रदेश में उनकी कोई महिलाओं को लखपति बनाने की योजना है चुनाव के दौरान। 3 ग्राफिक्स हैं, तीनों ग्राफिक्स चलाइए। 3 ग्राफिक्स रन में। जी सर, बोलिए। दूसरी बात, उन्होंने, जब हमने उनको मौका दिया है और उनको विषय पता है, तो स्वाभाविक तौर पे उसका सदुपयोग करके पिछले लगभग 9 साढ़े 9 साल उत्तर प्रदेश और लगभग 11 साल केंद्र में रह के महिलाओं के पक्ष में जो उन्होंने कार्य किया है, अपनी उपलब्धि और अपने काम के बारे में बताना चाहिए। उन्होंने नहीं बताया। एक दो वो बहुत जरूरी चीजें हैं जो वो करी हैं, उन्हें जुमले के स्वरूप में वो उन्हें बताना भूल गए। तो मैं, अरे चौबे जी क्यों परेशान हो रहे हैं, फिर मौका मिलेगा, आप सुनिए ना। हाँ। हम लोग बातचीत कर रहे हैं और बहुत गंभीरता से पढ़े लिखे तरीके से कर रहे हैं, इसमें द्रवित होने की ना आपको जरूरत है ना हमें। अब जैसे कि मैं शुरुआत करता हूं कि महिला आरक्षण का बिल पास किया लोकसभा की पिछली सरकार में, और इस सरकार में भी लागू हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 3.5 साल हो चुके हैं उस बिल को पास किए हुए। पूरा मीडिया और पूरा एडवर्टाइजमेंट देश में चल रहा था, महिला आरक्षण, महिला आरक्षण, महिला आरक्षण, कहां है आरक्षण। फिर उन्होंने शौचालय की बात की, तो मैं, ये जानते हैं दर्शक तो खुद जानते हैं, फिर भी मैं दोहरा रहा हूं, जो शौचालय बनाए हैं उसमें पानी की अगर व्यवस्था नहीं होगी, और जो ड्राई टॉयलेट्स हम फौजी कैंप्स में यूज करते हैं, वॉर के दौरान यूज करते हैं, तो उसमें मिट्टी से टॉयलेट्स को डिस्पोजल की व्यवस्था होती है। इनके शौचालय में पानी से डिस्पोजल की व्यवस्था है और पानी है नहीं शौचालय में। तो वो शौचालय का लोगों ने उसमें भूसा, कंडा, राशन, गाय का सामान, रस्सी, ये सब भर रखी है, और वो लोटा प्रक्रिया चल रही है, या जो समर्थ है उन्होंने अपने स्तर से शौचालय बनाया। उसके बाद मैटरनिटी लीव की बात की इन्होंने। मेरे साथी मेरे से उम्र में थोड़ा ज्यादा ही होंगे, इनको मैं जानकारी देना चाहूंगा। इस योजना को लगभग 15-20 साल हो गए देश में लागू हुए, कि महिलाओं को 6 महीने की मैटरनिटी की लीव लागू है। और मैं सेना से आया हूं, मुझे याद आ रहा है 15-18 साल हो गए हैं लेडी ऑफिसर्स को मैटरनिटी लीव 6 महीने की एप्लीकेबल हुए। तो हर चीज पे दावा ना करें,
जैसे कि ये दावा कर लेते हैं कि हमने 2014 में देश को आजाद कराया अंग्रेजों से। इसी तरीके से मैटरनिटी लीव पे अब ये दावा कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने इल्जाम लगाया कि विपक्ष ने ये बोला है कि बिहार में, हमने ये इल्जाम लगाया है सबने, पूरे इंडिया अलायंस ने, कि 10-10 हजार में लोगों ने वोट बेचा है। माफ कीजिएगा, ये इल्जाम हमने नहीं लगाया। हमने इल्जाम ये लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने रिश्वतखोरी करते हुए वोट पड़ने के एक दिन पहले दोपहर और शाम तक महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की रिश्वत डाल के वोट खरीदने का कुत्सित प्रयास किया है। दोनों में बहुत फर्क है। हमको जनता के सामने इल्जामित ना करें, खुद को रिश्वतखोर कहने की ताकत रखें। तीसरी बात, जो ये इनको मौका मिला है बात करने का और 10 साल काम करने का, अगर कहीं रंश मात्र भी इनके मन में पैसा देने का है तो अभी तो अव्वल इन्होंने कहा नहीं, लेकिन अगर करने की बात जब कभी करेंगे तो उसका एडवांस कमेंट ले लीजिए। गांव का कोई कंपाउंडर हो, कोई छोटा मोटा हेल्थ सर्विस एम्प्लॉय हो, किसी को चोट लगे, इनिशियल फर्स्ट एड करेगा, बैंड एड पट्टी करेगा और अस्पताल के लिए भेजेगा। लेकिन जो 10 साल से डॉक्टरी पढ़ के आया हो वो इलाज करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल दिल्ली में और 10 साल लखनऊ में बैठ के अगर महिलाओं को बैंड एड देना चाहती 10,000-20,000 रुपए की, तो फिर ये डॉक्टर नहीं है, ये कंपाउंडर है 10 साल की सत्ता के। मैं ये बताना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं कैटेगोरिकल बात करता हूं। समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वादे किए हैं, पहले वो बता देता हूं, और उससे पहले 2012 जी थोड़ा छोटा-छोटा रखते हैं, बीच में जो थोड़ा छोटा-छोटा रखते हैं, मैं आता हूं आपके पास। चाहे अभी बता दूं, चाहे सेकंड राउंड में बता दीजिएगा। सेकंड राउंड में बताइएगा सर, सेकंड राउंड में, ठीक है। अमिताभ जी के पास जा रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार है। अमिताभ जी, डेटा ये कहता है कि अगर किसी महिला के खाते में पैसा जाता है तो उसके साथ साथ 5 वोट प्रभावित होते हैं, उसके पति का, उसके बच्चों का, उसके सास का, उसके ससुर का, मतलब मिनिमम एवरेज 5 वोट है। और जो बात विपक्ष कह रहा है कि घूस दी गई और पैसा दिया गया वोट करने के लिए, मैं ये समझना चाह रहा हूं अमिताभ सर, आपको तो बहुत साल हो गए चुनाव कवर करते हुए, अगर मुझे पता है कि मेरे खाते में घूस का पैसा आया है, बीजेपी ने मुझे घूस दिए वोट देने के लिए, तो ये मैं डिसाइड करूंगा कि ना उस घूस के पैसे के बदले ना। बीजेपी किसी के घर में जाकर कॉलर पकड़ के तो वोट नहीं कराया था कि आपको 10,000 रुपए मैंने दिए तो आपको हमें वोट करना पड़ेगा। ये तो वोटर के संज्ञान पे है। हम चाहे बीजेपी को वोट करें पैसा मिलने के बाद, हम चाहे ना करें, पैसा तो हमारा वापस जा नहीं रहा है। हो सकता है हम समाजवादी पार्टी के वोटर हो सकता है हम बीएसपी के वोटर हो, हमें पैसा मिल गया, हम तो आनंदम सुखमम और हम जिसको चाहे उसको वोट करें। ये तो कहीं नहीं लिखा था कि बीजेपी ने कॉलर पकड़ के जबरन वोट कराया है, या बिहार की जनता इतनी बेवकूफ है, पॉलिटिकली बहुत अवेयर है बिहार की जनता। अरे हमें जिसको वोट करना हम करेंगे, पैसा हमको कोई भी दे। मेरा जो पॉलिटिकल व्यू है वो थोड़ी पैसे से बदल जाएगा। 10,000 रुपए से पूरी दुनिया थोड़ी चल जाएगी, या जीवन भर का राशन नहीं आ जाएगा, जीवन भर के खर्चे नहीं निकल जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो जाएगी। तो ये जो आरोप बार बार विपक्ष लगा रहा है बीजेपी के ऊपर कि भाई आपने खाते में 10,000 डाले, आपको वोट मिल गया। अरे खाते में डालने का जो फैसला था वो सरकार का था, वोट का फैसला तो वोटर का था ना। अमिताभ सर, क्या यूपी में आप देख रहे हैं ये रिपीट हो सकता है क्या अमिताभ सर? इसमें कोई बुराई नहीं है। सारे पार्टियां जो इतने राजनीतिक दल हैं जी, वो सब ये करते हैं, ऑफर करते हैं अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी सुविधाएं। 72,000 जो 2000 उसके पहले 19 के चुनाव में 72,000 साल का देने की जो घोषणा हुई थी महागठबंधन कांग्रेस की तरफ, ये तो सामान्य बात है, सब कर रहे हैं और एक दूसरे की आलोचना करते हैं। जब वो हार जाते हैं तो हार के पीछे छुपने का बड़ा अच्छा बहाना है कि उन्होंने ऐसा कह दिया था, ये किया था, इसलिए हो गया। और सबकी आदत हो गई है, ये आज से नहीं काफ़ी समय से चल रहा है। और देखिए महिलाओं का जो है, अब मुझे लगता है कि इधर महाराष्ट्र चुनाव में जैसे उभर के आया, मध्य प्रदेश के चुनाव में उभर के आया कि महिलाओं को सुविधाएं देने से क्या हो रहा है कि वोट जो है बड़े पैमाने पर मिल रहे हैं, ऐसी धारणा बन रही है। देखिए वोटिंग जो होती है ना, वोटिंग कोई एक जो सुविधा या एक कोई काम सरकार का या कोई एक बात उस पर नहीं हो जाती है। हवा बनती है, माहौल बनता है, लेकिन कोई एक चीज उसके पीछे काम नहीं कर रही होती। उस सरकार के जो मौजूद सरकार है, और बिहार में तो अभी 15 साल से, जो 20 साल से जो सरकार मौजूद है,
तो उसके बहुत सारे कार्यों को वो जनता जो है तौलती है, उसके कसौटी पर परखती है। और इसके अलावा जो माहौल बना था, अभी जो बिहार में माहौल बना था, ये ठीक है कि उन्हें ये लग रहा था कि जिस तरीके से शो दिस मैप इन बिगर पिक्चर, बड़े में दिखाइए ये ग्राफिक्स मैप का। हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू। राजद जिस तरीके से ऑफर कर रहा था बहुत सारी सुविधाएं और पैसे और इन सब में, तो उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने भी ये तरीका अपनाया। और चूंकि उस वक्त तक चूंकि घोषणा नहीं हुई थी, लागू नहीं हुआ था, ये चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुई थी, उन्होंने कर दिया, तो कोई कुछ कर भी नहीं पाया। नहीं तो इसको तो 1 मिनट में सुप्रीम कोर्ट जाकर के ये लोग कटवा लेते। तो जब इन्होंने देखा कि कुछ नहीं कर पाए, तो आलोचना तो कर ही सकते हैं और करना भी चाहिए, क्यों नहीं करें, क्योंकि बड़ा प्रत्यक्ष था कि ये सीधा सीधा जो है ऐन चुनाव के वक्त जब दिया गया है तो लुभाने की कोशिश की गई है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि लुभाने के लिए या उनको साथ लाने के लिए कोशिश करने में ये काम किया गया है, और ये सभी करते हैं, भले एक दूसरे की आलोचना करें। अब सब के सब जो है इसी शॉर्टकट रास्ते से चलने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता में आने के लिए यही सब सीढ़ियां अपना। अमिताभ सर, एक सवाल मेरा और भी है आपसे। अमिताभ सर, एक सवाल और भी है कि ये जो महिला वोट बैंक वाला मामला है और ये जो जीविका दीदी बिहार वाला जो बिल्कुल क्लिक कर गया, बहुत एग्जैक्ट टाइम पर ये प्लानिंग, ये स्ट्रैटेजी प्लान हुई और ये काम कर गया, नो डाउट इन दैट। लेकिन जैसे यूपी में पीडीए, एमवाई, अब एक डीएम भी आ गया, दलित मुस्लिम वाला भी कॉम्बिनेशन जिस पर मायावती काम कर रही हैं, पीडीए पर अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो काम कर रही है, एमवाई ऑलमोस्ट सब फेल होता धुंधला दिखाई दे रहा है। तो आपको नहीं लगता क्या पीडीए और डीएम और एमवाई पर ये वाला मामला बहुत भारी पड़ेगा? 7 करोड़ वोटर हैं, 7 करोड़ 20 लाख, अगर पोलराइज हो गए तो पूरा खेल ही खत्म। फिर तो जरूरत ही नहीं किसी, ना एमवाई को चाहिए, ना पीडीए चाहिए, ना राजपूत ब्राह्मण वैश्य चाहिए। अगर ये पोलराइज हो गया वोट महिलाओं का तो खेल खत्म है फिर तो। अमिताभ सर, आपका कहना सही है, लेकिन वोट ऑलरेडी पोलराइज्ड है। आप पिछले 2-3 चुनाव में जो महिलाओं के जो वर्जन सोशल मीडिया में आते रहे हैं, आप देखिए कि वो मोदी जी को कैसे अप्रिशिएट करती हैं। गांव की महिला हो, शहर की महिला हो, नंबर ऑफ जो इस तरह के जो बयान आते हैं, उसमें अपने आप बिहार में जैसे नीतीश को लेकर के महिलाएं बहुत ही हमेशा अपनी रही। और वो जो जीविका दीदी का जो प्रकरण आप लोग बार बार कह रहे हैं, जीविका दीदी योजना काफी समय से चल रही है, इट्स बीन वेरी लॉन्ग। गांव में जीविका अभियान के तहत गांव की महिलाओं को रोजगार मिला है। वो एक ऐसा सहारा मिला है। 2 चीजें, एक तो शराबबंदी और दूसरा ये मुझे बीजेपी के पास जाना, मैं आ रहा हूं। रोजगार की जो व्यवस्था हुई है, जिस ढंग से इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के महिलाओं को रोजगार गांव में दिया है, वो कई साल से चल रही योजना। ये तो अभी एक और एड ऑन कर दिया कि ठीक है अपने रोजगार के लिए और 10-10 हजार बजट 2 लाख तक देंगे, आगे कह रहे हैं रोजगार करने के लिए दे रहे हैं। आप आलोचना उसकी कर लीजिए, लेकिन अगर किसी को सपोर्ट मिल रहा है और वो उसका एक सशक्तिकरण हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो उसके पक्ष में वोट जाएगा जो उनको सशक्त कर रहा है, बना रहा है और उनको सुविधाएं दे रहा है। अमिताभ सर, मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है अमिताभ सर, मैं आपके पास आता हूँ। चंद्रमोहन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? चंद्रमोहन जी का ऑडियो दीजिए, क्लियर है कि नहीं? चंद्रमोहन जी। हाँ जी, आवाज आ रही है। चंद्रमोहन जी, मेरा सवाल यह है कि शरद जी सोच रहे थे कम से कम आप प्लेटफॉर्म पर एक्सेप्ट कर लेंगे कि जीविका दीदी वाला फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रैटेजी चुनाव की है भाई, कोई डिस्क्लोज थोड़ी करता। अभी तो बहुत टाइम है, चुनाव में 1 साल का समय है, 27 के चुनाव में। मुझे एक बात बताइए चंद्रमोहन जी, अब ये लोग आरोप आप पर लगाते रहते हैं कि घूस दे दिया और पैसे देकर वोट करवाया है। सवाल ये है कि आप वोटर से कह सकते हैं वोट करने के लिए, आप वोट करा नहीं सकते किसी का। आप उसको कन्विंस कर सकते हैं अपने वादों से, अपने इरादों से, अपने मैनिफेस्टो से। और ऐसा नहीं है कि तेजस्वी बाबू का मैनिफेस्टो कोई वीक मैनिफेस्टो था बिहार में। अगर आप पढ़ें उसको, चाहे माँ बेटी योजना हो, चाहे किसानों की योजना हो, फ्री बिजली की योजना हो, किसानों को जमीन देने की योजना हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात रही हो, सड़क की बात रही हो, जितने भी मूलभूत पॉइंट्स बिहार के इलेक्शन में बीजेपी ने रेज किए थे, उससे ज्यादा इश्यूज तेजस्वी बाबू ने या विपक्ष ने, महागठबंधन ने रेज किए थे। लेकिन सवाल यही था कि जिसका मामला दिमाग तक, जहन तक, दिल तक पहुंचा, वो हो नहीं पाया बिहार में महागठबंधन से, विपक्ष से। अब ये बोल रहे हैं कि पैसे देके जीत गए आप लोग। अमित जी, विपक्ष का हाल जानते क्या है इस समय? कि नाचे ना आवे आंगन टेढ़। कभी ये चुनाव आयोग को बोलते हैं, कभी ईवीएम को बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि आजीविका दीदी के खाते में 10,000 डाल दिए इसलिए। अरे ये सब कुछ नहीं है। लोकतंत्र में
आप जनता के बीच में अपनी बात को समझा न पाए। और सुनिए, लोकतंत्र में विश्वसनीयता सबसे बड़ी होती है। आप कह रहे हो ना कि तेजस्वी ने जो है कहा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे तो उनके पिता के 15 साल के शासन को बिहार की जनता ने भली भांत देखा है। जो बिहार एक समय आगे हुआ करता था उसको इन्होंने लालटेन युग में बदल दिया था। वहां की सड़कें जो है वो कट गई। वहां के जो बिजलियां थी इनके शासन काल से पहले जिन खंभों पर तारे हुआ करता था वो तारे कट के बिक गई। वहां पर व्यवसाय इन्होंने जानते क्या किया? स्कूल की जगह चरवाहा विद्यालय खोला था इन्होंने। वहां पर जानते कौन सा व्यवसाय दिया था? अपहरण का व्यवसाय दिया था। आपको जो है इनके बारे में जो बिहार के लोग रहते हैं ना वो जानते हैं। और देखिए अमिताभ जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि देखिए किसी के कहने से नहीं, जनता देखती है कि कौन विश्वसनीय है। बिहार की जनता ने देखा कि किस प्रकार से वहां 24 घंटे बिजली आ रही। बिहार की जनता ने देखा कि किस प्रकार का वहां सुशासन है। रात में कहीं पर भी चाहे 2 बजे 3 बजे रात में कहीं भी चले जाओ, वरना ये वही बिहार था अमित जी जहां आप 12 बजे के बाद दोपहर में आप नहीं निकल सकते थे। शाम की तो बात सुनिए, छोड़िए, 6 बजे लोगों के दरवाजे बंद हो जाया करते थे। तो देखिए विपक्ष चाहे कुछ भी बोल ले, कुछ भी कह ले, अब इनको जो है जनता के बीच में स्वयं जाना पड़ेगा। अमेरिका के लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, कनाडा में जाकर लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है कि आइए नरेंद्र मोदी जी को हराइए, आइए भाजपा को हराइए। अरे भाजपा को हराएगी भारत की जनता, भारत की जनता जनार्दन। लेकिन वो क्यों हराएगी? वो देख रही है कि इनके चंद्रमोहन जी स्टे विद मी। अब ये सवाल मैं संजीत कुमार से कर रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता है संजीत कुमार जी। यूपी में बात अखिलेश बाबू की हो रही है, कांग्रेस का कोई जिक्र नहीं है। और जिस तरह की महाविजय आप लोगों ने दी एनडीए को बिहार में, उसके बाद से हालांकि शरद जी ये बात नहीं मानेंगे, अनऑफिशियल मैं अपने शो पे कह रहा हूं, अब अखिलेश यादव बहुत डाइसी हैं कि कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग यूपी में करनी है कि नहीं करनी है। क्योंकि पिछले चुनाव में भी मतलब बत्ती गुल थी आप लोगों की। लोकसभा की बात कर लीजिए, विधानसभा की बात कर लीजिए, बिहार में जिस तरह से आप लोग सीधे 19 से 6 पे आ गए, सीटें आपको चाहिए थी 70 लड़ने के लिए, और परफॉर्मेंस आपकी सिफर रहती है सब जगहों पे। इस बार यूपी में अगर अखिलेश बाबू आपके साथ नहीं आते हैं, अकेले क्या होगा? कैसे सब बैतरणी पार होगी? बड़ी मुश्किल लग रही है संजीत कुमार जी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के जो पहले मैं बता दूं, अब आप अपनी शरद जी अभी आता हूं इसके बाद। हाँ संजीत भाई, दिखाने का प्रयास किया जाता है। अमित जी, आज कांग्रेस पार्टी के पास तीन सांसद अगर बिहार से हैं, 3 या 4 सांसद बिहार से, तो उनके पास बिहार से भी 3 सांसद हैं। एक बात, यूपी से भी हमारे सांसद हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दे को उठाती है। इतने पे संतोष करेंगे आप लोग, 3 सांसद बिहार से, इसी में संतोष। अरे नंबर्स बढ़ाइए संजीत जी, नंबर्स मैटर्स इन इलेक्शंस। नंबर्स चाहिए ना सर। विपक्ष में बैठने लायक ही नहीं रहेंगे आप लोग, क्या फायदा? 3 विधायक, 2 विधायक, 4 विधायक। हाँ अमित जी अभी तुरंत अमिताभ जी ने कि चुनाव में जीत जो है ना कई फैक्टर्स के कारण होता है। अमिताभ जी को पहली बार बहुत दिनों बाद आज मां सरस्वती ने कुछ मुंह से कहलवा लिया है। कहलवाया है कि लुभाने की कोशिश तो की गई है। तो मैं आपको ढेर सारी बधाई देता हूं। अल्टीमेटली आपने भी अब कुछ सच बोलना सीख लिया है। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो वर्तमान परिस्थिति है, बिहार की वर्तमान परिस्थितियों, उत्तर प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों को आप चौड़ी, लंबी और साफ सुथरी सड़कों से लोगों का व्यक्तिगत जीवन में सुधार को नाप नहीं सकते। व्यक्तिगत जीवन का सुधार स्थिति यह है कि बिहार में 20 साल का शासन काल रहा और आज भी प्रति व्यक्ति आय 70,000 है, जो राष्ट्रीय औसत आय से नीचे हो, तो निश्चित रूप से प्रश्न तो उठता है कि साहब चुनाव तो कई तरीके से जीते हैं। तो पहली बात अमित जी, चुनाव का जीतना और लोगों के जीवन में जीवन स्तर के बारे में चर्चा करना दोनों 2 बातें हैं। तो कृपया करके चुनाव का जीतना और लोगों का जीवन हमें बहस तो करना पड़ेगा। एक बात, अब आते हैं जो वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अंदर बिहार के अंदर एक भी विश्वविद्यालय
राष्ट्रीय स्तर के मानक के अनुसार अगर 30वें स्थान पे नहीं है तो 20 साल के शासन संजीत जी यूपी की बात कर रहा था मैं, मुझे लगा आप यूपी की स्ट्रेटेजी बताएंगे पार्टी की। बिहार तो चला गया, बिहार में बहुत बुरी तरह हारे हैं आप लोग, उसकी बात मत करिए। बात करनी भी नहीं चाहिए आप लोगों को बिहार की। तो हारे हैं, हराए गए हैं और बहुत सारे कारण, वो विषय है, मैं चुनाव बहस के लिए यूपी में डिस्कशन है। यूपी संजीत जी, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं समझता हूं हम और सपा मिलकर के सभी बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ेंगे। इसमें अभी तो क्लियर ही नहीं है ना सपा आपके साथ आ रही है कि नहीं, तो क्लैरिटी नहीं है। शरद जी की पार्टी के एक बड़े नेता से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला अमित कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, हम देखेंगे, क्योंकि जितनी भी सीटें हम कांग्रेस को देते हैं वो नुकसान होता है। बिहार में कांग्रेस ने जितनी सीटों पर लड़ा उतना नुकसान किया, अभी तो क्लैरिटी नहीं है उसको लेकर। शरद जी आप नहीं बोलेंगे मुझे पता है, अभी तो क्लैरिटी नहीं है उसको लेकर। सपा से आप जबरदस्ती ना कहलवाएं कि साहब मैं कहां कहलवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं नहीं किया है संजीत जी, मैं कह रहा हूं मैंने शरद जी को फ्री कर रखा, उनसे तो मैं पूछ भी नहीं रहा हूं ये बात, ये मैं कह रहा हूं अपने बिहाफ में। हाँ संजीत जी, सब थोड़ी सी चीजों ना अमित जी, कुछ चीजें ना हमें पार्टी के लिए छोड़नी चाहिए। पार्टी चीजें तय करती है, पार्टी तय करे, सपा एक जिम्मेदार पार्टी है और मैं समझता हूं कि जो वर्तमान परिस्थिति है सपा जानती है, सपा को पता है कि हमें कैसे चलना है, समय किस प्रकार से मिलजुल करके इकट्ठा होकर के मुकाबला करना है। मुकाबला किसी राजनीतिक दल से नहीं है, मुकाबला उस संस्था से है जो चुनाव आयोग को अपना एजेंट बना करके काम करती है। यदि सपा को अपना दिमाग में अगर कुछ है तो निश्चित रूप से मैं नहीं मानता हूं कि सपा इतना कमजोर और नासमझ होगी, कोई इन चीजों को काम करेगी। शरद जी से मैं बात, शरद भाई आपको याद होगा 2007-8 में दो भाई साथ आए थे, उस वक्त कैंपेनिंग बहुत तगड़े से चली थी और अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पोस्टर्स पूरे लखनऊ में, कालिदास मार्ग पूरा भर गया था, पूरा गोमती नगर भर गया था, स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट और कैंटोनमेंट का एरिया जो पूरा आपका है वो पूरा एरिया पाट दिया गया था। और मैं वहाँ कैंपेन के लिए गया था रिपोर्टिंग के, तो मैंने देखा तो मतलब यूफोरिया क्रिएटेड था, लगा भाई इस बार तो बीजेपी साफ है यूपी में, क्योंकि दो मजबूत पार्टियां, उस वक्त कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं उस पर कांग्रेस बहुत वीक स्थिति में नहीं थी और अखिलेश बाबू भी मुख्यमंत्री रह चुके थे और पूरा यूफोरिया क्रिएटेड था सपा समाजवादी पार्टी का भी। लेकिन साथ जब दोनों भाई आए, कैंपेन रेडियो पर चला, टीवी पे चला, पोस्टर्स में चला, लेकिन जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल अपोजिट था। और आप ये बात नहीं कहेंगे शो पे, मैं जानता हूं, और ना मैं आपको दबाव डालूंगा कि आप इसको कबूलिए, लेकिन बिहार में कांग्रेस ने जिद कर जितनी ज्यादा सीटों पर लड़े वो, और ये बात तेजस्वी यादव की पार्टी के नेता ने कही थी मेरे डिबेट में कि अमित भाई जितनी ज्यादा सीटें हम दूसरी पार्टियों को अपने एलाइज को देंगे उतना नुकसान हमारा होगा। और देखिए नुकसान किया कांग्रेस ने, और भयंकर नुकसान किया। 60-70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, 6 सीटें लेकर आई, एवरेज देख लीजिए कितना है। यही हाल बाकी पार्टियों का भी था। एक भाई साहब डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार थे, चुनाव से पहले ही उन्होंने घूम के अनाउंस कर दिया हम डिप्टी सीएम है भाई, महागठबंधन की सरकार बनेगी, देखिए कितने का खाता खोला, कितने जमानत जब्त हो गई। तो मैं आपसे एक बहुत सीरियस सवाल पूछ रहा हूं, अगर यूपी में आपका जनाधार अच्छा है, बेहतर है, आप मजबूत स्थिति में हैं, पश्चिमी यूपी, सेंट्रल यूपी और सब जगह अगर आप मजबूत हैं, तो क्या जरूरत है किसी एलआई के पास जाने की? अकेला लड़िए, अकेला परफॉर्म करिए, और आपकी पार्टी इस काबिल है यूपी में, लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी है, अकेले लड़िए। फिर क्या ये कांग्रेस को लेके साथ चलने की जरूरत क्या है कि नुकसान ही पहुंचाना है? बिल्कुल मैं सवाल समझ गया। मैं चौबे जी की बात का जवाब देना चाहता था कि जनता विपक्ष के बारे में क्या सोचती है। आपने जो सवाल पूछा है वो बिहार के बैकग्राउंड से पूछा है, उसके लिए भी धन्यवाद। मैं दोनों को जोड़ के जवाब देना भी चाहता था, आपने मौका दिया, आभार। थोड़ा समय लास्ट में इतना जरूर दीजिएगा कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के लिए क्या कर चुकी है, क्या करना चाहती है, वो भी बताना। बिल्कुल पूरा मौका दे रहा हूं सर आपको, पूरा मौका। जी देखिए ऐसा है, इन्होंने बोला है कि विपक्ष के बारे में और लालू जी के बारे में, तो मैं बताऊंगा कि लालू जी ने और विपक्ष ने क्या कमाया है। अब कोई जगन्नाथ मिश्रा चारा चोर बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अब कोई रणवीर सेना दलितों के गांव में घुस के रात में 40-50 दलितों को गोलियों से मार नहीं पाएगी। लालू जी के जमाने में जिनसे नीचे चप्पल उतरवा के चारपाई के नीचे बैठाते थे, अब वो बगल में चारपाई पे बैठ के बात करता है और वो कहता है हमारे गांव आइए, हमारे पैर धोइए, हमारे पैर पूजिए, तब वोट मांगिए, फिर हम विचार करेंगे आपको वोट देने के बारे में। विपक्ष खुली चुनौती के साथ दावा करता है, चाहे दिल्ली हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो, यहाँ का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अब सिर्फ पीडीए बनेगा। ये भविष्य तय कर दिया है विपक्ष की राजनीति से। और भारतीय जनता पार्टी क्या करती रहेगी? अब ये दावा करते रहेंगे कि आरक्षण कोई नहीं छुएगा, पीडीए के मुद्दों पे कोई नहीं हरकत करेगा,
सबको बराबर समान अधिकार मिलेगा, मनुस्मृति अब लागू नहीं होगी, ये भारतीय जनता पार्टी अनंत काल तक चिल्लाती रहेगी। तो की तो चौबे जी को जवाब दिया। अब आपके सवाल का जवाब देता हूं। बिहार में चुनाव नहीं हुआ है, क्योंकि अगर बिहार में चुनाव होता अमित जी, तो नीतीश मैनिफेस्टो जब जारी कराने गए थे तो 30 सेकंड बाद नीचे उतर आए थे, और जब मोदी जी पटना में रोड मार्च कर रहे थे तो नीतीश जी उसमें गए ही नहीं। नीतीश जी ने कहीं मीडिया को एड्रेस ही नहीं किया। और मैंने अभी आपको बताया कि विपक्ष की क्या ताकत है। भारतीय जनता पार्टी 100 के ऊपर सीटें लाने के बाद भी उनको एक समाजवादी विचारधारा के आदमी को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, जिसके लिए लगातार प्रचार कर रहे थे कि अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसके पिछले चुनाव में चिराग जी को लगा रखा था जदयू को निपटाने के लिए, वही आज मुख्यमंत्री हैं। ये ताकत विपक्ष ने दी है। और भाजपा कितनी जनता की सगी है वो भी बता दूं। अकाली दल कहां है, शिवसेना कहां है, और ऐसे जाने जितने भी दलों ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया है, भारतीय जनता पार्टी ने उनका सत्यानाश किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जब भी गठबंधन किया है बड़े दिल से किया है और अधिक से अधिक सीटें दी हैं। हमारे आज भी हम किसी दल के खिलाफ नहीं बोलते जिससे गठबंधन किया है। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश के सवाल पे। हम इंडिया गठबंधन पूरी तौर से एक हैं, क्योंकि हमें पता है इस समय देश बचाना है, सत्ता नहीं पाना है। और अगर देश बचाना है तो भाजपा को सत्ता से हटाना है। तो जो भी देश बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र संविधान बचाना चाहते हैं, वो सब एक साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को हटाते ही सबसे पहले ईवीएम हटाएंगे, और उसके बाद चुनाव आयोग को चिन्हित करने का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम हटाया गया, उसको स्थापित करेंगे, ताकि वोट चोरी और एसआईआर जैसा लूट तंत्र इस देश से समाप्त हो। और जिस वर्ग से ये बात कर रहे हैं उसको उसकी हैसियत बता सकें। अब समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए क्या वादा किया, 30 सेकंड में बता देता हूं। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की उनकी रोजगार को परमानेंट किया था। जो शिक्षा मित्र थे उनकी जॉब को परमानेंट किया था। समाजवादी पार्टी का वादा है, हम जब सरकार में आएंगे तो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर खत्म करेंगे और परमानेंट महिलाओं को सरकारी रोजगार देंगे। ये 2-2, 4-4 हजार का मुद्दा तो बहुत छोटा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने वादा किया है कि सरकार आते ही 33% महिलाओं के लिए आरक्षण तुरंत लागू करेंगे। इनकी 3.5 साल 6 साल की स्कीम लागू नहीं करेंगे। लोकसभा विधानसभा में 33% महिलाएं जाएंगी, और जो पीडीए हैं उनके अनुपात में उनको भी आरक्षित उसमें करेंगे। इसके अलावा 3,000 रुपए के हर महीने पेंशन देंगे। और क्या किया है वो भी बता देता हूं। हर बच्ची को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा, साइकिल दिया, लैपटॉप दिया, मोबाइल देने का वादा किया था, सरकार नहीं आई, नहीं दे पाए। हम महिलाओं का पैदा होने से लेकर के स्वावलंबी होने तक जो भी जरूरतें पड़ेंगी हम सबका वादा करते हैं। 22 के मैनिफेस्टो में किया, 24 के मैनिफेस्टो में किया, और फिर दोहराते हैं कि 27 में अनम्यूट करिए आपको, आप म्यूट है। ठीक है शरद जी, 10,000 वाली ये फर्जी स्कीमें नहीं। पॉइंट टेकन शरद जी, पॉइंट टेकन। चंद्रमोहन चौबे, मैनिफेस्टेशन एक बहुत अच्छी प्रणाली है अपने जिजीविषा, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी उत्कंठा को सही करने के लिए, साबित करने के लिए, उसको मूर्त देने के लिए। शरद जी जो बात कर रहे हैं वो पहली मर्तबा नहीं हुआ है। यूपी के विधानसभा चुनाव में ये बात विपक्ष हमेशा से उठाता रहा है। बंगाल में खेल अलग है, वहाँ पे काम आप लोग का नहीं बना, समझ में आता है। बिहार में भी विपक्ष ने ये सारे मुद्दे उठाए। आपका जंगल राज, हत्याएं, मौत, गिरते पुल, शराब वाला मसला, विपक्ष ने इन तमाम मसलों को पब्लिक के बीच में जाकर 180 रैलियां तेजस्वी यादव ने बिहार में की थी, और हर मसले पर बात हुई है, हर मसले का जिक्र तेजस्वी यादव ने किया है। हाँ, कांग्रेस के जो प्रोफेसर्स थे विजिटिंग फैकल्टी की तरह वहाँ गए, 2-4, 10-5 रैलियाँ की, चले आए, और उसका इम्पैक्ट उनके नतीजों में भी दिखा। चंद्रमोहन चौबे जी, मैं ये कह रहा हूँ, जनता को क्या नहीं पता सही गलत क्या है? यूपी के 2 विधानसभा चुनाव, योगी आदित्यनाथ के नाम रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा वक्त तक यूपी में बीजेपी का सीएम रहने, और सबसे लंबे समय तक सत्ता चलाने का उनके पास रिकॉर्ड है। लेकिन इस बार भी मुझे व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस की तैयारी को लेकर थोड़ा सा शक शुबा रहता है, और इस बार भी मुझे है कि क्या तैयारी है, क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे मैदान में उतर रहे हैं। हाँ, शरद सरन की पार्टी, अखिलेश यादव इस बार बहुत ज़्यादा पहले से वो प्रिपरेशन में है, क्योंकि उन्होंने ये बात कही है कि भाई बीएसपी पर अटैक नहीं करना। बीएसपी के जो प्रवक्ता है एसपी के, उनको ये बात कही गई है, पब्लिक डोमेन में ये बात है, ऑफिशियली नहीं बात कहेंगे शरद जी, लेकिन ये कहा गया कि बीएसपी पर अटैक नहीं करना है, बीएसपी के किसी भी विषय पर या मायावती पर कोई कटाक्ष नहीं करना है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है, जिस तरह से स्ट्रेटजी प्लान करती है, उसके हिसाब से अगर आप ये वाला मामला
महिला वाला जो मामला मैं बता रहा हूँ, लखपति दीदी वाला, अगर आप यूपी में अप्लाई करते हैं, विपक्ष चिल्लाता रहेगा कि घुसखोरी चल रही है और महिलाओं को लालच दिया गया वोट करने के लिए। लेकिन अगर आप जीत के फिर से आ गए तो विपक्ष यही कहेगा कि भाई यहाँ भी वही सेटिंग हो गई जो बिहार में थी, SIR, वोट चोरी, BLOs की मौत हो ही रही है। आप लोगों ने इतना मुद्दा दे दिया बात करने के लिए विपक्ष को कि जीत जैसी लगती नहीं है, सब सेटिंग लगती है। अमित जी, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि विपक्ष जो है नकारात्मक निराशावादी बातें करता है और जनता जनार्दन को निराशावादी और नकारात्मक बातें पसंद नहीं है। जनता कोई नहीं, परिवार में भी अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक और निराशावादी होता है तो लोग उसको पसंद नहीं करते। अभी शरद जी देखिए, पता नहीं किस युग की ये बात कर रहे हैं, इनको याद पे है भी कि नहीं। ये जितनी सेना का नाम गिना रहे थे और जो जंगल राज की बात कर रहे थे, ये लालू राज के समय में था। 2005 के बाद कोई रणवीर सेना नहीं दिखा, कोई पीपल्स वार ग्रुप नहीं दिखा, कोई माओवादी वहां नहीं दिखा, सारे नक्सलियों का समापन हो गया। लेकिन ये आपके चैनल पर बैठकर झूठ, भ्रम, अफवाह और जातवाद की बात करेंगे। हम क्या बात करते हैं? सबका साथ, सबका विकास और उससे आगे सबका विश्वास। और जनता हमारे ऊपर विश्वास कर रही है। ये कितना भी वादा कर ले, कितना भी वादा कर ले, ये इतने ये काम गिना रहे थे, लेकिन जनता ने इनके ऊपर विश्वास नहीं किया। 34 साल के बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट हुई, बिहार में लगातार तीसरी बार, हरियाणा में लगातार तीसरी बार, मध्य प्रदेश में देखिए लगातार 20 वर्षों से, गुजरात में लगातार 30 वर्षों से अधिक वर्षों से जनता जनार्दन विश्वास कर रही है। क्योंकि कथने में और करने में अंतर नहीं दिख रही है। तो आप लोग ये लॉन्च कर रहे हैं ना, लखपति दीदी वाली योजना यूपी में लॉन्च हो रही है ना चंद्रमोहन जी? लखपति दीदी वाली योजना यूपी में भी लॉन्च होगी ना, बिहार वाली? अमित जी, हाँ, दीदी मॉडल यहाँ चलेगा ना? अमित जी सुन लीजिए, कान खोल कर सुन। नहीं, अमित जी आप भी सुन लीजिए, आपके दर्शक भी सुन ले और समाजवादी पार्टी के लोग भी सुन ले। हर वो निर्णय लिया जाएगा जो जनता से जुड़ा हुआ है, जो उनके कल्याण से जुड़ा हुआ है, जिनसे उनका आर्थिक उत्थान हो, जिनसे उनका सामाजिक दायरा बढ़े, वो हर वो निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, सरकार जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी जाती है। कोई परिवारवाद थोड़े ना है कि एक ही मुख्यमंत्री एक ही परिवार से होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही परिवार से होगा, सांसद जब पिछड़ों को बनाना होगा, ये PDA की बात कर रहे हैं, पिछड़ों में और खासकर जब यादवों को बनाना होगा तो यादव पूरे उत्तर प्रदेश में 5 सांसद हैं अमित जी। हाँ, वो भी परिवार से ही है, सारे परिवार से ही है चंद्रमोहन जी, सारे परिवार से ही है। सुनिए, हाँ, वो 5 यादव, इनको पूरे उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की जनता, कोई नहीं मिला, परिवार में ही मिला। और ये लोकतंत्र की बात करते हैं, अरे देखिए अमित जी, दर्द हो गया। हमने इधर वार किया, 8 मिनिस्टर परिवार से ही है, थोड़ा याद रहना चाहिए। देखिए अमित जी, 8 मिनिस्टर परिवार से है, याद है, भूल गए। तीर मारा और जो शहंशाह है, जो 8 मिनिस्टर परिवार से है, सम्राट चौधरी परिवार से ही है। परिवारवाद का इस क्या करके परिवारवाद के बारे में बिहार के मिनिस्टर से कितना कष्ट हुआ, देख लीजिए अमित जी। हमने कहा वार किया, परिवार को भूल जाते हैं क्या बिहार में मिनिस्टर के बारे में? अरे संजीव जी, उस परिवार को पता करिएगा, थोड़ा जनरल नॉलेज के बारे में पता करिए। सुनिए, कांग्रेस की पैदाइश है तो गांधी परिवार से मुक्ति पाओ, अभी भी वक्त थोड़ा सा बिहार की मिनिस्ट्री पता कर लीजिए। गांधी परिवार से मुक्ति पाओ। कम से कम परिवार के ऊपर प्रश्न करने से पहले आप परिवार के बारे में पता कर लीजिए। जो कांग्रेस उस आदमी ने कपड़ा चेंज नहीं किया, बिना विधायक, बिना एमएलसी और मिनिस्टर बनने में उसके बाद मेरे पिताजी से पूछो। अवसर है, सुनिए, उसने कहा मेरे पिताजी से पूछो, कांग्रेस पार्टी के नहीं, मुझे नहीं पता मैं कैसे मिनिस्टर बना। अरे कांग्रेस पार्टी के बाद इससे ज्यादा और खतरनाक बात क्या हो सकती है? यही बहाना है। कहा कि मुझे नहीं पता, मेरे पिताजी से पूछो। गांधी परिवार को परिवारवाद के ऊपर भाषण तुम्हारी वजह से हम हार रहे हैं,
इसलिए अब हटो और अब संजीव कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। अब एक गरीब का लड़का पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, एक गरीब घर से निकलकर राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, पूरी पार्टी वो चलाएगा। इसी में आपदा में अवसर है संजीत जी, आप बताइए गांधी परिवार को, आप उनके पीछे नहीं, आप ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अमिताभ जी के पास जा रहा हूँ, अमिताभ जी के पास जा रहा हूँ, अमिताभ जी के पास जा रहा हूँ। अमिताभ जी, आप, मेरे पास ज्यादा वक्त है, 3 मिनट बचा हुआ है शो का। ठीक है चंद्रमोहन जी, मैं अमिताभ जी के पास जा रहा हूँ। सर, आपका एनालिसिस क्या कहता है, यूपी में जो जिस तरह की स्ट्रैटेजी बन रही है कि पीडीए की काट निकालनी है, एमवाई की काट निकालनी है, डीएम की काट निकालनी है, बीजेपी थोड़ा सा तो इस बार प्रिकॉशन ले रही है, बहुत कॉशियस बीजेपी इस बार है। आपको क्या लगता है, ये लखपति दीदी वाली योजना और तमाम जो स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, कई जिला अध्यक्षों को बदला गया है, आज की बहुत बड़ी खबर है, यूपी में कई जिला अध्यक्ष बदले गए और कई सारे जो जिनका बैकग्राउंड खराब था या जो अपराध या भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनको हटाया भी गया है। आपको क्या लगता है इस बार का विधानसभा चुनाव 27 का जो रण है वो क्या महिलाओं के हाथ में रहेगा, वही ट्रिगर है इस बार? बहुत अच्छी बात है, और भाजपा प्रवक्ता ने तो कह दिया कि वो करेंगे जो भी संभव है, इसका मतलब है कुछ स्पष्ट कह रहे हैं। लेकिन बात यह है ना कि चुनावी स्ट्रेटेजी रणनीति में अभी बहुत मुश्किल ये है कि जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या महागठबंधन के लोग हैं, ये अभी भी 1980-90 के दशक के राजनीति में, रणनीति में उलझे हुए हैं। ये उस तथ्य को नहीं समझ पा रहे हैं कि चीजें बहुत बदल चुकी हैं, रणनीतियां जो हैं अब ये अभी तक वो जातिवाद, ये समाजवाद वगैरह इनके बस की बात नहीं है। ये जातिवाद, गुंडावाद यही सब कर सकते हैं। इनकी मुश्किल ये है। और एक लाइन और ये भी बता दूं कि समाजवादी पार्टी अगला चुनाव कांग्रेस के साथ नहीं लड़ने जा रही है, मैं अभी बता रहा हूं, क्योंकि अब उन्होंने महसूस कर लिया है कि कांग्रेस के साथ लड़ने का नतीजा क्या होना है। और जिस तरीके से महागठबंधन बनाने में जिस तरीके से झटके दिए थे कांग्रेस ने, अब अखिलेश वो गलतियां नहीं करने जा रहे हैं। और इन्होंने कह दिया कि हम तो महिलाओं को गोद ले लेंगे, उन्होंने कह दिया कि जन्म से लेकर मरण तक का सारा देखभाल हमारा जिम्मा है, क्योंकि ये समझ गया कि महिलाओं को जितनी जल्दी अपनी तरफ कर ले उतना अच्छा है। तो समाजवादी पार्टी अपने उस प्रकरण में लग चुकी है। लेकिन ये इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये महिलाओं का प्रश्न नहीं है। जब तक ये रहे, ये कभी भी महिलाओं को लेकर के बहुत चिंतित नहीं होते थे। आज कह रहे हैं कि 33% लागू कर देंगे। अरे 33% जो केंद्र सरकार ने बिल पास किया है उसकी एक प्रक्रिया है, सबको पता है। उस प्रक्रिया के तहत 2029 आते आते वो लागू हो जाएगा। तो ठीक है, आप महिलाओं को लुभाइए, लेकिन 1980-90 के दशक के जो चुनावी रणनीतियां थी उससे बाहर नहीं आइएगा। मैं बार बार कह चुका हूं कि उससे आप लोग बाहर निकलिए, जमीन पे काम कीजिए, बदमाशों के साथ मत खड़े होइए। सबसे पहला काम आपको ये करना है। ठीक है अमिताभ जी। और निचले स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को समझाइए कि जनता को धमकाना बंद करें, जनता के साथ काम करना शुरू करें। राइट सर। और तब जाकर के आपकी इमेज जो है कुछ बेहतर होगी। आपको जानकर खुशी होगी कि राजद के, जी बिल्कुल टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं बचा बिल्कुल। 10 सेकंड। ठीक है अमिताभ जी, ठीक है सर 10 सेकंड मुझे देना है शरद जी को। शरद जी लास्ट 10 सेकंड्स टू यू। अमिताभ जी बस 2 लाइन बोलूंगा। देश का प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री पीडीए बनेंगे, लेकिन आरएसएस का जो मुखिया है वो चित्पावन ब्राह्मण ही बनेगा। मिश्रा जी और चौबे जी का भी नंबर नहीं आएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अमिताभ सर वेरी सॉरी मेरे पास वक्त नहीं था। चंद्रमोहन चौबे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शरद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजीत कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यूपी में 2027 का रण बहुत भीषण होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में बम्पर जीत के साथ एनडीए ने सरकार बनाई, ये चाहेगी बीजेपी की यूपी में उसी को दोहराया जाए। फिर स्ट्रैटेजी, युक्ति, तरीका कोई भी हो।